का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग हमारी जितनी भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए जीके की एक जो रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करने के लिए हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस के साथ में हम लोग जो है जीके के क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पर मैं कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं वो जल्दी जल्दी से एक बार बता देंगे कि आवाज़ बराबर आ रही है, स्ट्रीमिंग भी आप सभी लोगों को बराबर है। जितने भी लोग आ चुके हैं जल्दी जल्दी से एक बार हाथ ऊपर करके या फिर यहाँ पर मैं बता देंगे सभी को। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों को आवाज़ आ रही है, स्ट्रीमिंग भी बराबर से आ रही है। सभी को फिर से एक बार गुड इवनिंग। हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे जो सेशन है फ्रेंड्स, उसको हम लोग यहाँ पर में स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में लेकर आऊँ उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि जन्माष्टमी की जो है यहाँ पर में पोडो सक्सेस की हांडी इस जन्माष्टमी के अंदर में आप लोग तो फ्लैट 30% ऑफ चल रहा है आप लोगों का जितने भी कोर्सेज है। और स्पेशली फ्रेंड्स आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग होंगे जो DSSS TGT के लिए कर रहे होंगे, वो लोग यहाँ पर में कर सकते हैं। आप लोग इस कूपन का इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग कृष्णा 30। तो कृष्णा 30 आप लोगों को ने इस्तेमाल करना है जब आप लोग यहाँ पर इस कोर्स के लिए जाओगे, इस कोर्स के लिए चेकआउट करोगे। सिंपली आपका जो भी प्राइस है वो आप देखोगे कि वो 30% डाउन हो गया है और ये ऑफर सिर्फ कल तक के लिए वैलिड है। तो इसीलिए जल्दी से जल्दी जितने भी लोग हैं जो DSSS TGT या जो अलग अलग कोर्सेज है जिसमें एनरोल होना चाहते हैं वो उसमें एनरोल हो सकते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में हमारे जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का वो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। भारत के किस राज्य की सीमा उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से लगती है? ठीक है, मतलब कौन सा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से लगती है? क्या आसाम की सीमा बांग्लादेश से लगती है, क्या मेघालय की लगती है, क्या त्रिपुरा की लगती है या पश्चिम बंगाल की लगती है? बांग्लादेश के साथ में। ठीक है, राज्य की सीमा उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में, मतलब उत्तर में, दक्षिण में और पश्चिम में बांग्लादेश के साथ में लगती है। मतलब तीन तरफ से वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है वो राज्य, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो मैं मैप के थ्रू आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। ठीक है, अगर आप लोग देखोगे फ्रेंड्स ये यहाँ पर मैं पश्चिम की तरफ में, ठीक है, यहाँ पर में आप लोग देखोगे और इस तरीके से यहाँ पर में, तो ये जो त्रिपुरा है ये तीन तरफ से क्या है आप लोगों का बांग्लादेश से घिरा हुआ है, त्रिपुरा। तो आप लोग ऐसे याद भी रख लीजिए, उसके नाम में भी तीन टाइप का आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, तो त्रिपुरा। त्रिपुरा आप लोग यहाँ पर मैं मैप में थोड़ा और जूम करके अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ठीक है, तो आप लोग ज्यादा बेहतर तरीके से देख पाओगे। हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर में एक राज्य है त्रिपुरा, यहाँ पर मैं आप देख सकते हो। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और ये है आप लोगों का बांग्लादेश। ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर में ये है बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है, ठीक है, और यहाँ पर में है त्रिपुरा। अगर मेघालय की बात करेंगे फ्रेंड्स तो मेघालय जो है ये आप देखिए ऊपर में आसाम में और इधर साइड से आसाम के बीच में है, तो मेघालय आंसर नहीं हो सकता। उसके अलावा जो है फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करेंगे बाकी के जो ऑप्शन है आप लोगों के, जैसे नागालैंड की अगर मान लीजिए बात करता तो नागालैंड तो बिल्कुल करता ही नहीं है शेयर, अरुणाचल प्रदेश भी शेयर नहीं करता है और मणिपुर भी जो है शेयर नहीं करता बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर। पश्चिम बंगाल करता है, ठीक है, लेकिन पश्चिम बंगाल जो है यहाँ पर में अपनी पश्चिमी बॉर्डर को शेयर नहीं करता। तो त्रिपुरा जो है ये याद रखना है उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर को शेयर करता है। ठीक है, एक ऐसा राज्य है जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, आप खुद भी देख सकते हो यहाँ पर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ठीक है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ये आप लोग बता देंगे। तीन और से तीन घिरा हुआ है, बिल्कुल सही बात है सत्यनारायण प्रामाणिक जी, ऐसे आप याद कर सकते हो। तीन ओर से घिरा हुआ है, क्या बात है, बहुत सारे लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ गए हैं फ्रेंड्स। जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे आप सभी लोग। तो कर्क रेखा जो है कहाँ से नहीं गुजरती? राजस्थान, त्रिपुरा, गुजरात, आसाम। तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, मित्र पर गमछा झार करके एक ट्रिक है आप लोगों की, मित्र पर गमछा झार। तो गुजरात से तो जाती ही जाती है, यहाँ पर मैं आप खुद भी देख सकते हो कि गुजरात से जाती है, ठीक है, कर्क रेखा। ओके, राजस्थान को भी टच करती है, राजस्थान सबसे कम राजस्थान के अंदर में है, सबसे ज्यादा है कहां पर में, कौन से राज्य में? जल्दी से लिख दो एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर में, कौन से राज्य के अंदर में सबसे ज्यादा उसकी लंबाई? मध्य प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और इधर के कौन से दो राज्य है ये आप लोग मेरे को बताएंगे। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग लिख पाते, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर मैंने देखा है कि जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, ये वाला भूल जाते हैं, ठीक है, इधर साइड वाले भूल जाते हैं। तो मिजोरम और त्रिपुरा, मित्र, ये मित्र है मिजोरम और त्रिपुरा। त्रिपुरा अभी मैंने आपको बताया बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है, और ये देखिए यहाँ पर मैं मिजोरम आप लोगों का। मणिपुर को टच नहीं करता है कर्क रेखा, ठीक है, ना ही बिहार को टच करती, ना ही उत्तर प्रदेश को टच करती है कर्क रेखा, ये आप देख सकते हो यहाँ पर में मिजोरम और त्रिपुरा। इधर साइड से लिख दीजिए आप सभी लोग। ओके, चलिए, तो हम लोग यहाँ पर में अगर बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की तो आसाम से भी नहीं जाती है, यहाँ पर मैं आप देख सकते हो ये है आसाम। थोड़ा सा जूम कर देते हूँ,
यहाँ पर में आप देख सकते हो यहाँ पर में देखिए, ये है आसाम। आसाम को भी टच नहीं करती। जितना ज्यादा मैप देखोगे ना उतना ज्यादा आप लोगों को लंबे समय तक चीजें याद रहेंगी, उतना ज्यादा आप लोग समझ पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। आप लोगों को आई थिंक यहाँ पर में आप लोगों को इसका आंसर दिख रहा है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को, ठीक है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ठीक है, आप लोग पहले अटेम्प्ट करें, क्योंकि जब गलतियां होती है ना फ्रेंड्स, तो गलतियों से इंसान जो है बहुत अच्छे से और ज्यादा अच्छे से सीखता है। लोहित नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नदी है। लोहित नदी ये किसकी सहायक नदी है, ये आप लोगों ने बताना है। लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? लोहित नदी बताइए जल्दी जल्दी से, लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? चलिए आप लोगों के आंसर जो है फ्रेंड्स मेरे पास में यहाँ पर में आना स्टार्ट हो गया आप लोगों के। तो लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की। मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। देखिए ये है ब्रह्मपुत्र नदी, इसको सैंगपो रिवर के नाम से भी आप लोग जानते हो यहाँ पर में। ठीक है, ये देखिए आप लोग, ये है सैंगपो रिवर आप लोगों की, सैंगपो रिवर ये दिख रहा है आप लोगों को। सैंगपो रिवर ही जब हमारे भारत के अंदर में एंटर करती है तो इसको दिबांग नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दिहांग नदी इसको बोलते हैं, फिर ये दिबांग नदी के साथ में ये मर्ज हो जाती है। ठीक है, और जब ये आसाम में एंटर करती है तब इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिलती है, ये है लोहित नदी। ये आप देख रहे हो, ये है लोहित नदी आप लोगों की, ये लोहित नदी। तो लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ये याद रखना है आप लोगों ने। दिबांग, लोहित, ये सारी की सारी आप लोगों की ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। गुवाहाटी, पांडु, डिब्रूगढ़, ये सारे के सारे, तेजपुर इवन आसाम के अंदर में, ये सारे के सारे आप लोगों के ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे के ऊपर में बसे हुए शहर है। अच्छा एक बात आप लोगों को बताऊं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात है जो आप लोगों ने ध्यान देनी है यहाँ पर में। आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए फ्रेंड्स, के जो आप लोगों का ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये बांग्लादेश में जाकर जमुना के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है। ठीक है, जब ये मायके में थी, ठीक है, यहाँ पर में आप समझ लीजिए भारत के अंदर में थी, तब इसको ब्रह्मपुत्र बोल रहे थे हम। लेकिन जैसे ये बांग्लादेश में जाती है तो इसको जो है जमुना के नाम से जाना जाता है, और भारत बांग्लादेश के अंदर में जाकर वो तीस्ता नदी से भी मिलती है। धुबरी नाम की एक जगह है जहां से वो बांग्लादेश के अंदर में एंटर करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी लोग यहां पर में जल्दी से इसको लिखो कि भाई ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में कौन सी जगह से एंटर करती है, कौन सी जगह है जहां पर में ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में एंटर करती है। हर एक बच्चा कमेंट बॉक्स में लिख देगा जल्दी जल्दी से। और मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि आज भी आप लोगों को टेस्ट मिलने वाली है। जो बच्चा पूरा लेक्चर देखेगा लाइव उसको टेस्ट मिलेंगी, आप लोग टेस्ट दे सकते हो। इसके अलावा आज आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स एक और सरप्राइज है जो मैं लेक्चर के लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तब तक जल्दी जल्दी से हम लोग यहाँ पर में एनर्जी के साथ में इसको करते हैं। धुबरी नाम की जगह से वो एंटर करती है बांग्लादेश के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊं मैं आप लोगों को, करना चाहोगे आप लोग? देखिए फ्रेंड्स, लोहित नदी की अगर बात आ रही है, अगर लोहित नदी की बात आ रही है तो भूपेन हजारिका सेतु आप लोगों से पूछा जाता है कि कौन से नदी के ऊपर में बना हुआ है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, भूपेन हजारिका। ठीक है, भूपेन हजारिका आसाम के एक बहुत ही जो है फ्रेंड्स मतलब एक मशहूर पॉलिटिशियन भी रहे हैं, ठीक है, म्यूजिशियन भी रहे हैं ये एक समय में भूपेन हजारिका जी। तो भूपेन हजारिका सेतु कौन से नदी पर बना है? लोहित नदी पर बना है। आप लोग आंसर कर पाओगे और 1 नंबर ले लोगे अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है यहां पर में तो आप लोगों का, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो क्या है, भूपेन हजारिका सेतु कौन सी नदी पर बना है? लोहित नदी पर ही बना है। और लोहित नदी किसकी सहायक नदी है ये आप मेरे को अब कमेंट करके बताओ, चलो जल्दी से, अब तो बता सकते हो ना? ठीक है सर, जमुना है या यमुना? जमुना है, ठीक है, जमुना, यमुना नहीं, ठीक है, जमुना। ठीक है, यमुना नदी अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। किसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार देखा गया? दिल्ली सल्तनत सबसे बड़ी किसके समय काल के अंदर में हो गई थी? और ये क्वेश्चन आप लोगों का डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। किसके समय काल के अंदर में दिल्ली सल्तनत सबसे बड़ी हो गई थी? सबसे बड़ी दिल्ली सल्तनत देखने के लिए मिली आपको। तो दिल्ली सल्तनत सबसे बड़ी हो गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। वैसे एक और चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, अगर मैं क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से फ्रेम कर दूं कि आपसे पूछूं कि भाई दिल्ली सल्तनत में पहली बार दक्षिण भारत पर हमला कब किया गया? दक्षिण भारत पर मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं? क्वेश्चन ये पूछा क्योंकि दोनों पॉइंट एक साथ दिए हुए एनसीईआरटी में, इसी वजह से बोल रहा हूं कि दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दिल्ली सल्तनत ने पहली बार, दिल्ली सल्तनत के अंदर में पहली बार दक्षिण भारत पर हमला किसके समय में किया गया? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में किया गया था पहली बार दक्षिण भारत पर हमला। और अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत अपने जेनिथ पर, अपने चरम पर, अपने विशालतम रूप के ऊपर में कब पहुंच गई थी, सबसे बड़ा एरिया दिल्ली सल्तनत के अंदर में आ गया था, तो वो हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल के अंदर में। तो ये 2 पॉइंट है फ्रेंड जो आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछे जा सकते हो, तो प्लीज बी रेडी फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से, जस्ट अ सेकेंड। तो आंसर आप लोगों का यहाँ पर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दिल्ली सल्तनत आप लोग देख रहे हो कि बहुत बड़ी बन गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है 1325 से लेकर 1351 तक दिल्ली सल्तनत के ऊपर में राज किया है। उसने एक समय दौलताबाद जो थी उसको अपनी राजधानी बना लिया था। तो दौलताबाद को राजधानी किसने बना दिया था? ठीक है, देवगिरी या दौलताबाद, जिसको भी आप जो भी बोलना चाहो। ठीक है, तो दिल्ली जो है आप लोगों की ये याद रखना है, दिल्ली या दौलताबाद जो है आपका, इसको राजधानी किसने बनाया था? सॉरी, दौलताबाद या देवगिरी जो थी उसको राजधानी बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसने आपके टोकन करेंसी भी निकाली थी। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कि भाई धार्मिक स्वतंत्रता आप लोगों को रहेगी। जितने भी लोग यहाँ पर मैं देख रहे हैं फ्रेंड, जल्दी जल्दी से एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देंगे, ताकि मैं ऐसे ही एनर्जी के साथ में और पूरे उत्साह के साथ में आप लोगों को पढ़ा सकूं। जल्दी से, जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। देखिए, अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर मैं धार्मिक स्वतंत्रता की, तो आपको पता है कि 14 जो है एलिमिनेशन, देखो एलिमिनेशन करते आना चाहिए आप लोगों को। ये समानता का अधिकार देता है, समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार है आप लोगों का। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, आर्टिकल नंबर 32, ये आप लोगों को कोर्ट जाने का अधिकार देता है। कोर्ट जाने का अधिकार देता है आप लोगों को, मतलब संवैधानिक जो अधिकार है आप लोगों के, जो फंडामेंटल राइट्स अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार या फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है आप लोगों का। वही अगर मैं आर्टिकल नंबर 25 की बात करूं आप लोगों से, तो ये आपको अधिकार देता है कि भाई आप कोई भी धर्म अपने पसंद का चुन सकते हो। कोई भी धर्म, जो धर्म आपको पसंद है वो धर्म को फॉलो कीजिए, कोई धर्म नहीं पसंद तो कोई धर्म को मत फॉलो कीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। तो आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक के जो आर्टिकल्स है आप लोगों के, ठीक है, 25 से लेकर 28 तक के जो आर्टिकल्स है, ये धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड है। ये भी आप लोगों को याद रखना है, धर्म से रिलेटेड है ये आर्टिकल्स, जो धार्मिक स्वतंत्रता देते हैं जी। आर्टिकल नंबर 32, बिल्कुल आर्टिकल नंबर 32 जो है ये आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार है। अगर कोई भी आपका फंडामेंटल राइट सरकार या कोई व्यक्ति आपको नहीं दे रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल नंबर 32 के जरिए। वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, जिसको डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो है वो हार्ट एंड सोल कहा है संविधान का। क्योंकि अगर आपको कोर्ट जाने का अधिकार नहीं होगा तो फिर बाकी के अधिकार देकर क्या मतलब? अगर अधिकार नहीं मिले तो फिर इस बात की क्या गारंटी है कि आप लोगों को अधिकार मिलेंगे ही? तो आर्टिकल नंबर 25 जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता की अधिकार की गारंटी देता है आप लोगों को, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, मैंने आपको बताया कि 25, 26, 27, 28, मतलब 25 से लेकर 28 तक के जो आर्टिकल्स है आप लोगों के, ये धर्म से रिलेटेड है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, हिंडन नदी, बेतवा नदी, सोन नदी, चंबल नदी या केन नदी? अब चलिए, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। देखो एक बार कोशिश तो करो, है ना, एक बार कोशिश तो बनती है आप लोगों की कि कोशिश तो की जाए अच्छे से, फिर बाद में देखा जाएगा आप लोग सही कर पा रहे हो या गलत कर रहे हो। तो जल्दी से बताइए यहाँ पर में कि कौन सी नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी नहीं है, यमुना की नहीं है वो। देखो फ्रेंड्स, यहाँ ना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बोला गया, बहुत, मुझे तो लगता है ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी। क्योंकि अगर मैं सोन नदी की बात करूँ आप लोगों से ना, अगर सोन नदी की बात करूँ तो भाई ये तो पता होना ही चाहिए कि सोन नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी है, यमुना की नहीं है। गंगा की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली सहायक नदी है सोन नदी। कितने लोगों की दिमाग की बत्ती जल गई थी मेरे बताने के पहले? जल्दी से हाथ ऊपर करके बताएंगे यहाँ पर में कितने लोग हैं यहाँ पर में जिनकी दिमाग की बत्ती जल चुकी थी, हाथ ऊपर करके बता दो जल्दी जल्दी से। ठीक है, बाकी की जितनी भी नदियां हैं वो यमुना की सहायक नदियां हैं आप लोगों की, केवल और केवल सोन को छोड़कर। सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, लिख दो सभी लोग, सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, सभी के सभी लोग लिख देंगे जितने भी लोग यहाँ पर में देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैप के थ्रू भी दिखाता हूँ आप लोगों को, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है आप लोगों ने। सबसे पहले तो आप लोग आंसर ही देख लीजिए। ये आप लोगों की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से ये गंगा नदी की, तो रेड कलर में ये जो गंगा नदी के ऊपर में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आप लोगों का, ये देख रहे हो आप लोग गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी, गंगा नदी के बाद में यहाँ पर मैं आप लोग देखिए ग्रीन कलर के अंदर में मैं सोन नदी को बना रहा हूँ यहाँ पर में, देख रहे हो आप लोग सोन नदी को। तो सोन नदी, गंगा नदी, सोन नदी जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। वही अगर हम लोग यमुना नदी की बात करेंगे, ये है यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी आपकी जो बाद में जाकर गंगा में मिल जाती है प्रयागराज के अंदर में, उसमें चंबल नदी जाकर मिलती है आप लोगों की। ठीक है,
कोन नदी मिलती है, टोंस नदी मिलती है, बेतवा नदी मिलती है आप लोगों की, ठीक है, चंबल नदी आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखा दिया। इसके अलावा हिंडन नदी, बहुत छोटी सी नदी है जो आप लोग यहाँ पर मैं दिखा नहीं सकते, मैप के ऊपर में छोटी सी नदी है हिंडन नदी, यहाँ पर में उत्तर प्रदेश के अंदर में, जो यमुना के अंदर में जाकर मिल जाती है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कोन नदी, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, सामाजिक धार्मिक सुधार के समय लिखी गई पुस्तक द ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो आप लोग, अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ठीक है। मोनोथिस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है, मोनोथिस्ट का मतलब क्या होता है, कोई अगर मेरे को बता सके तो ये भी मान जाएंगे कि आप लोग इंग्लिश भी अच्छे से पढ़ रहे हो, इंग्लिश की शब्दावली भी आप लोगों को अच्छे से आ गई है। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, मोनोथिस्ट का मतलब क्या होता है ये आप लोगों ने बताना है। मोनोथिस्ट मतलब क्या? चलिए, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों के आंसर्स भी आने स्टार्ट हो गए हैं, कंटिन्यूअसली आप लोग आंसर्स भी कर रहे हो, ऐसे ही करते रहिए आप सभी लोग। तो अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ये जो है मोनोथिस्ट का मतलब होता है एकेश्वरवाद, जो एक ईश्वर में मानता है उसको मोनोथिस्ट बोला जाता है, ठीक है। ये राजा राममोहन रॉय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आप सभी लोगों ने, अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी है? राजा राममोहन रॉय ने लिखी है, ओके। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो राजा राममोहन रॉय के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि ये एकेश्वरवाद में मानते थे, ये पोलोथिस्ट में नहीं मानते थे, मतलब एक से ज्यादा भगवानों में नहीं मानते थे ये, ओके। उसके बाद में एक चीज आप लोगों को बता दूं कि राजा राममोहन रॉय जो है, उनके न्यूज़पेपर के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो मिरातुल अखबार, ठीक है, मिरातुल अखबार, ये पर्शियन भाषा का पहला अखबार था भारत में जो छपा था। तो किसने लिखा था ये मिरातुल अखबार? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली आप लोगों से पूछा जाएगा कि मिरातुल अखबार जो पर्शियन भाषा का, फारसी भाषा का पहला अखबार था, किसने लिखा था? तो ये मतलब किसने निकाला था? तो ये राजा राममोहन रॉय ने निकाला था। संवाद कौमुदी बंगाली भाषा के अंदर में न्यूज़पेपर निकाला था, और एक ब्राह्मणिकल मैगजीन थी, ब्राह्मणिकल मैगजीन, साप्ताहिक एक मैगजीन ब्राह्मणिकल नाम से, ठीक है, ये भी याद रखना है। अच्छा, ये जो राजा राममोहन रॉय थे, ये वेद में मानते थे या उपनिषद में मानते थे? कोई मेरे को बता सकता है, वेद में मानते थे या उपनिषद में मानते थे? ब्राह्मण समाज की उन्होंने स्थापना की, आपको पता है। एक क्वेश्चन सीटेट के अंदर में आया था एक बार कि निम्नलिखित में से कौन सा समाज है जो वेदांत में या उपनिषद में मानता है? वेदांत को ही उपनिषद कहते हो आप लोग, क्योंकि उपनिषद वेदों के अंत में जोड़े गए हैं, बाद में, हर बार लास्ट में। तो उपनिषद के अंदर में मानते थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद कैसे बने? टीचर बैठे, उनके सामने शिष्य बैठे हैं, उनके बीच में जो संवाद हुआ है, जो बातचीत हुई है, उसी से उपनिषद बना है, उसी कन्वर्सेशन को उपनिषद बना दिया गया है, ठीक है। तो वो ज्ञान जो है, जो संवाद से निकला है, गुरु और शिष्य के बीच में संवाद से, उसको उपनिषद या वेदांत बोला जाता है, ठीक है। और उसी को सच्चा ज्ञान मानते थे राजा राममोहन रॉय, ये आप लोग याद रखोगे। इसके अलावा एक चीज आपको बता दूं, उपनिषद का मतलब क्या होता है? शाब्दिक अर्थ, उपनिषद मतलब ही इसका होता है गुरु के समीप बैठना, सिटिंग नियर दी टीचर, ठीक है, अपने गुरु के समीप बैठना उपनिषद का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ ही है वो उसका, ठीक है। ये भी याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में फ्रेंड्स, नवरोज का फारसी उत्सव किसने शुरू किया था? भारत के अंदर में नवरोज मनाना किसने स्टार्ट किया था? नवरोज बताइए जल्दी से, नवरोज किसने मनाना स्टार्ट किया था भारत के अंदर में? नवरोज, ये पारसी न्यू ईयर है, पारसी लोगों का नया साल, ठीक है। पारसी पर्शियन लोगों का, फारस के अंदर में भी जो आज का ईरान वाला इलाका है, वहां पर में जो है फ्रेंड्स नया साल है ये। किसने इसकी मनाने की शुरुआत की थी भारत के अंदर में? तो उसकी शुरुआत की थी बलबन ने, ये याद रखना है आप लोगों ने, सभी लोग लिखेंगे। नवरोज भारत में मनाने की शुरुआत बलबन ने की थी। बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर में ये क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों को ऑलरेडी, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर में, ठीक है। तो बलबन ने इसकी शुरुआत की थी, ये आप लोगों को याद रखना है, भारत में नवरोज मनाने की शुरुआत। अच्छा, बलबन के बारे में एक चीज आपको बताऊं, ये दिल्ली सल्तनत के अंदर में 5 राजवंश हुए, दिल्ली सल्तनत के अंदर में, है ना। आप लोगों को पता है कौन कौन से हुए हैं, ठीक है। एक हुआ है गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे, दूसरे नंबर पे आता है खलजी वंश, ठीक है, खलजी वंश। तीसरे नंबर के ऊपर में हम बात करेंगे तो तुगलक वंश आता है आप लोगों का, तुगलक वंश। चौथे नंबर पे बात करेंगे तो सैयद वंश आता है, सैयद। और 5वें नंबर पे आता है लोधी वंश, लास्ट वाला। आप मुझे बताइए कि ये जो बलबन था, ये कौन से वंश से बिलोंग करता था, ठीक है। बलबन कौन से वंश से बिलोंग करता था, ये आप लोगों ने बताना है। बलबन कौन से वंश से बिलोंग करता था? मैं देखना चाहता हूं कितने लोग यहां पर मैं कमेंट में आंसर कर पाते हैं, ठीक है।
वेरी गुड। यहाँ पर में जो है पूजा पाठक ने लिखा है संस्कृत प्रशस्ति मिली है इसकी दिल्ली के अंदर में, बिल्कुल सही बात है पूजा पाठक जी, वो भी मैं बता देता हूँ बाकी के बच्चों को भी। सजदा और पाइबोस नेहा रानी ने बोला है, बिल्कुल सजदा पाइबोस वाला भी मैं बता देता हूँ। तो ये गुलाम वंश का था, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, गुलाम वंश का शासक था, पहली बात तो ये याद रखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर मैं जो दो लोगों ने जो लिखा है ना उसके बारे में भी बता देता हूँ मैं आप लोगों को। सबसे पहली चीज तो आप लोगों ने ये याद रखना है, ठीक है, कि जो बलबन है इसने नॉन इस्लामिक परंपराएं शुरू की थी। यूपी टीजीटी के अंदर में क्वेश्चन आया था कि गैर इस्लामिक परंपराएं किसने स्टार्ट की थी, कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक था जो इस्लाम विरोधी है। सजदा और पाइबोस, ठीक है, सजदा, ठीक है, सजदा और पाइबोस, पैबोस भी बोल सकते हैं इसको आप लोग, पैबोस, पैबोस। सजदा मतलब राजा के सामने ऐसा झुकना, राजा के सामने जो है सर झुकाना, बिल्कुल एकदम उसके सामने झुक जाना। इस्लाम में ऐसा बोला जाता है कि भगवान के सामने, अल्लाह के अलावा आप किसी के सामने नहीं झुक सकते, ठीक है, अल्लाह के अलावा आप किसी के सामने नहीं झुक सकते, लेकिन इसने अपने सामने झुकवाया था लोगों को। पैबोस, जैसे अगर हाथ को चूमा जाता है ना, ऐसे ऐसे हाथ को चूमा जाता है मान लीजिए अगर, तो उसको बोसा कहा जाता है, हाथ को चूमना। और वैसे ही अगर पैरों को चूमा जाए तो उसको पैबोस कहा जाता है, पैरों को चूमना। तो अगर राजा ने, अब मैं पैर नहीं दिखा सकता आपको, इतने ऊपर मेरे पैर जाएंगे नहीं, ठीक है, कि कैमरे में दिखा सकूं आप लोगों को, लेकिन पैर है मान लीजिए, तो पैर ऐसे राजा सामने रखे अगर, ठीक है, मान लो ये राजा है, ठीक है भाई, इसका पैर थोड़ा सामने दिखा दो इसका, ठीक है, और इसको जो है आप इसके पैर की किसी कर रहे हो, ठीक है, पैर चूम रहे हो राजा के, तो उसको पैबोस कहा जाता है। तो जो गुलाम वगैरह होते थे, जो लोग उसके होते थे, उन लोगों को ये करना पड़ता था। तो पैबोस और सजदा इसने शुरू किया था, ठीक है, बलबन ने। गैर इस्लामिक परंपरा है ये, इस्लाम विरोधी परंपरा है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं, जैसे किसी ने यहाँ पर मैं लिखा था कि जो बलबन है उनकी एक संस्कृत में प्रशस्ति मिली है दिल्ली में, संस्कृत भाषा में लिखी हुई। भाई संस्कृत की एक प्रशस्ति मतलब संस्कृत भाषा में लिखा हुआ एक पिलर प्रशस्ति आप लोगों को मिली है, संस्कृत में लिखा हुआ है यहाँ पर में, ठीक है, संस्कृत में। तो संस्कृत प्रशस्ति किसकी मिली है, कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसकी संस्कृत प्रशस्ति आप लोगों को मिलती है। तो संस्कृत, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बलबन की मिली है संस्कृत प्रशस्ति, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, एनसीईआरटी के अंदर में ये दिया हुआ है, ठीक है। राजा का पैर छोटा बड़ा है, हाँ मतलब अब समझ लो ना, एक बार के लिए एडजस्ट कर लो आप लोग थोड़ा सा राजा का पैर को, ठीक है। चलिए ये थोड़ा सा याद रखना था आप लोगों ने, सारी की सारी चीजें देख ली है। जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप लोग सभी लोग, ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों को और भी मोटिवेशन के साथ में सारी की सारी चीजें बता सकूं। तो नौरोज मनाने की शुरुआत बलबन ने की थी, ये याद रखना है। गुलाम वंश का शासक था, सजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी, संस्कृत भाषा की प्रशस्ति उसकी दिल्ली के अंदर में मिली है। ये आप लोगों के कम से कम 5 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया मैंने स्लाइड में, एक क्वेश्चन में 5 नंबर के बराबर का डेटा आपको दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में फ्रेंड्स हमारे आपको बताना है दूसरी बौद्ध परिषद, ठीक है, कहाँ आयोजित हुई थी, दूसरी वाली। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं बौद्ध परिषद वाले, ठीक है, बौद्ध परिषद वाले। तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि 4 बौद्ध परिषद आयोजित हुई है, ठीक है, 4, ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। जो जो आप लोगों को पता है इन बौद्ध परिषदों के बारे में आप बताते जाइए, क्योंकि ये लगभग जो है फ्रेंड्स सारी ही एग्जाम्स के अंदर में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस आप लोगों के, बौद्ध परिषद वाले। तो बौद्ध परिषद जो पहली वाली हुई थी वो हुई थी आप लोगों की राजगृह के अंदर में, ठीक है, राजगृह के अंदर में, राजगृह के अंदर में हुई थी आप लोगों की, राजगृह के अंदर में अजात शत्रु के समय काल में, अजात शत्रु ने इसको आयोजित करवाया था, अजात शत्रु ने, ओके। दूसरी वाली जो बौद्ध परिषद थी ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, काफी सारे लोग भूल जाते हैं इसको। तो ये जो है फ्रेंड्स ये वैशाली में हुई थी आप लोगों की, वैशाली, बिहार में वैशाली नाम की जगह है, ये हुई थी। और किसके समय काल में हुई थी, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से तो ये भी याद रखना है आप लोगों ने, काल अशोका नाम के एक राजा थे, ठीक है, उनके समय में हुई थी। जितने भी बच्चे हैं आप लोगों को पता होगा, मैंने आप लोगों के पेड क्लास के अंदर में एक ना एनिमेटेड वीडियो सीरीज डाली है, उसके अंदर में आप लोगों ने यहाँ पर मैं शिशुनाग वंश के बारे में देखा होगा, मेरे ख्याल से दूसरे ही नंबर का वीडियो है वो, सेकंड नंबर का, जो राजवंश की जो सीरीज डाली है ना आप लोगों के लिए मैंने एनिमेटेड वीडियो, कितने लोगों ने देखा है एनिमेटेड वीडियो वो जो मैंने आप लोगों के लिए डाला है, सारे ही पेड क्लासेस के अंदर में लगभग डाल दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। उसमें आप लोग देखोगे फ्रेंड्स कि सेकंड नंबर का जो वीडियो है ना उसमें आप लोगों का काल अशोका के बारे में है, शिशुनाग और काल अशोका के बारे में। उसमें भी ये बताया है कि वैशाली जो है यहाँ पर में दूसरी बौद्ध परिषद आयोजित हुई थी आप लोगों की, सेकंड नंबर की बौद्ध परिषद, ये याद रखना है। तीसरी वाली हुई थी आप लोगों की पाटलिपुत्र पटना में, या जिसको पाटलिपुत्र बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, अशोक के समय में। और चौथी वाली कश्मीर में कनिष्क के समय में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी जल्दी से। इस क्वेश्चन के साथ में आप लोगों को ये पूरी की पूरी जानकारी भी मिल गई है, आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स कि जो पहली 4 बौद्ध परिषदें हैं इसको आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। ये जो पहली है इनके अध्यक्ष
मैं आप लोगों से पूछूं क्या ये अध्यक्ष कितने लोग हैं जो मेरे को ये कमेंट में लिखकर दे सकते हैं सारे के सारे अध्यक्ष के नाम, पहली दूसरी चौथी पांचवी, पहली दूसरी चौथी पांचवी नहीं, पहली दूसरी तीसरी चौथी, ठीक है। तो पहले चार के नाम कितने लोग मेरे को लिखकर दे सकते हैं 1 2 3 4 करके, कितने लोग हैं जो मेरे को लिखकर देंगे ये? मैं वेट करूंगा आप लोगों के कमेंट का कि आप लोग लिखोगे इसको। इसके अध्यक्ष चाहिए मेरे को मैं चाहता हूं आप लोग इसको याद करें, ठीक है। याद करें आप लोग, महाकश्यप, ठीक है, सबाकामी, मोगलीपुत्र तिस्सा और वासुमित्र, ठीक है। चलिए बहुत खूब, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। विच गवर्नर जनरल वॉज कॉल्ड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है। भारत के अंदर में ठीक है, स्वशासन का पिता किसको कहा जाता है कि स्वशासन भारत के अंदर में उसने लागू किया था। स्वशासन का मतलब क्या होता है? स्वशासन का मतलब होता है फ्रेंड्स कि भारत के अंदर में जो लोकल लेवल के अंदर में, ठीक है, बेसिकली जो लोकल लेवल होता है आप लोगों का ग्रामीण स्तर के ऊपर में या शहरी स्तर के अंदर में, वहाँ के लोगों को अधिकार होना चाहिए कि वो अपने फैसले खुद छोटे मोटे खुद ले सके। अब कब्रिस्तान कहाँ बनाना है, मार्केट कहाँ बनाना है, शमशान घाट कहाँ बनाना है, अभी मोदी जी से जाके तो पूछेंगे नहीं भाई, वही लोग डिसाइड कर ले कहाँ स्कूल बनाना है, कहाँ सड़क बनानी है। तो भाई ये जो स्वशासन होता है आप लोगों का, लोकल गवर्नमेंट जिसको आप पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी भी बोलते हो, ये इसका जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को, ठीक है। ये लॉर्ड रिपन वही है फ्रेंड्स, ठीक है, ये वही वाले लॉर्ड रिपन है जिनका दिल भारत के लिए धड़कता था अपने देश से ज़्यादा, जो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि जिनका दिल भारत के लिए धड़कता था अपने देश से भी ज़्यादा, ठीक है, लॉर्ड रिपन। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है लॉर्ड रिपन, ठीक है। भगवान इनको जो है, जो भी इनका दिल जिसके लिए भी धड़कता था वो दे दे भाई, पता नहीं क्यों धड़कता था, तो लड़की का चक्कर बाबू भैया, पता नहीं, शायद हो सकता, मैं नहीं बोल रहा, मतलब जस्ट वो डायलॉग मारा है रिपन भैया, नहीं तो नाराज हो जाओगे बस पता चले, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं स्थानीय स्वशासन का जनक जो है फ्रेंड्स किसको कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। अच्छा, एक और चीज आप लोगों को बताऊं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए फ्रेंड्स यहाँ पर में, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पर में कि हमारे भारत के अंदर में हंटर कमीशन आया था प्राइमरी एजुकेशन के लिए, प्राइमरी एजुकेशन के लिए हंटर कमीशन बनाया गया था, हंटर कमीशन, ठीक है। ये आप लोगों से पूछा जाता है हंटर कमीशन किसके समय में बना था, 1882 के अंदर में, तो ये बना था लॉर्ड रिपन के समय काल के अंदर में, ये भी याद रखोगे आप लोग। इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आप लोगों का बन गया कि नहीं बन गया यहाँ पर में, ठीक है, बन गया आप लोगों का क्वेश्चन। हंटर कमीशन किसके समय में बना था, कौन सा साल था और किसके समय में बना था? ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हंटर कमीशन आप लोगों का 1882 के अंदर में लॉर्ड रिपन के समय में बना था। इल्बर्ट बिल किसके समय में आया था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, ठीक है। इल्बर्ट बिल, सभी लोग लिखो, ये लिखो, ये DSSS TGT के अंदर में काफी सारे बार आ चुका है और बहुत सारे एग्जाम में आगे में भी पूछे जाने की संभावना है। इल्बर्ट बिल जिसमें भारत के लोगों को, भारत के जजेस को भी अंग्रेजों पर मुकदमा चलाने का अधिकार दिया गया था। 1883 के अंदर में ये भी लॉर्ड रिपन के समय में आया था, जिसको बाद में वापस ले लिया गया अंग्रेजों के विरोध के कारण, ठीक है। लॉर्ड रिपन के समय आया था इल्बर्ट बिल। भारतीय जजेस जो थे, जो भारतीय मूल के जो जज थे, न्यायाधीश थे, उनको अधिकार दिया गया था कि वो अंग्रेजों के ऊपर में मुकदमा चला सके, उससे पहले अधिकार नहीं था। तो इल्बर्ट बिल, फिर अंग्रेजों ने विरोध किया कि ये भारतीय, तुच्छ भारतीय, ये काले कलूटे लोग, हम गोरे गोरे लोगों के ऊपर में मुकदमा चलाएंगे, ठीक है। तो उन लोगों ने जो है फिर विरोध किया, तो बेचारे लॉर्ड रिपन के ऊपर में आदेश आया तो उनको वापस लेना पड़ा था, बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी उस समय में, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप लोग, इल्बर्ट बिल। इसके अलावा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये जो है उसने क्या किया था, निरस्त कर दिया था, खत्म कर दिया था उन्होंने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये लेकर आया था आप लोगों का 1878 के अंदर में, एक सफेद मुहा था, ठीक है, लॉर्ड लिटन उसने लेकर आया था कि भारतीय अखबारों के ऊपर में पाबंदी लगा दी गई है कि वो अपने मनमर्जी से कुछ नहीं छाप सकते, पहले अंग्रेजों को दिखाना पड़ेगा, अगर उन्होंने बिना दिखाए छापा तो उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। भगवान इसका फिर से एक बार भला करे, ठीक है। मतलब ऐसा भी नहीं बोल सकता कि यार तुमको बहुत सारी जो है वहां पर मैं परियां दे, क्योंकि वो आपस में लड़ेंगी, फिर तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। तो मतलब क्या चाहिए, क्या तुमको ये बता दो, परियां नहीं चाहिए, क्या चाहिए तुमको स्वर्ग के अंदर में वो बता दो, वो हम लोग मांग लेंगे आपके लिए, ठीक है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था आपका, जो लॉर्ड लिटन लेकर आया था, कौन लेकर आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के अंदर में, लॉर्ड लिटन। एक नंबर का क्वेश्चन ये भी बन सकता है आप लोगों का, ठीक है। उसको लॉर्ड रिपन भैया ने जो है उन्होंने खत्म किया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। अच्छा चलो इसका पार्ट बता दो आप लोग। हमारे भारत के संविधान के अंदर में जो है ना फ्रेंड्स, आपको बता दूं टोटल 25 पार्ट है। कितने पार्ट्स है टोटल? टोटल कितने पार्ट्स है हमारे भारत के संविधान में? टोटल 25 है अभी आज के समय में, मतलब 25 चैप्टर है ऐसा समझ लो आप लोग। उसमें से एक पार्ट आप लोगों का है फ्रेंड्स, ठीक है, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 आप लोगों का, ठीक है। पार्ट नंबर 3 तो फंडामेंटल राइट्स, पार्ट नंबर 4 आप लोगों का। तो पार्ट नंबर 4 में जो है फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल्स आप लोगों को दिए गए हैं। ये आर्टिकल्स डीपीएसपी बनाते हैं, डीपीएसपी का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका मतलब ये है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब कि इनमें जो लिखा गया है वो बंधन कारक नहीं है सरकारों पर, वो केवल सुझाव है आने वाली सरकारों पर कि जब मौका सही आएगा, ठीक है। तो वो आप लोगों ने वो गाना सुना होगा ना कि मौका मिलेगा तो हम बता देंगे कि कितना प्यार करते हैं सनम, वो है ना, वो वैसे ही वाला यहाँ पर में भी था कि जब मौका मिलेगा तो हम बता देंगे या फिर जो कानून है उसको बना देंगे हम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात। आर्टिकल नंबर 40 को ले लो आप। आर्टिकल नंबर 40 ये 36 से 51 के बीच में ही आता है कि नहीं आता है? हाँ या ना बताओ। आर्टिकल नंबर 40 36 से 51 के बीच में आता ना, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट था, वो कंपलसरी नहीं था, केवल एक सुझाव था कि जब भी मौका मिलेगा तो उसको लागू कर देना। तो पंचायती राज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखा गया था। हमारे पास में मौका कब आया या हमारे लिए अनुकूल परिस्थितियां कब बनी? 1992 के अंदर में। 1992 के अंदर में हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए और हमने उसको संविधान में शामिल कर लिया, पंचायती राज एक्ट को, पंचायत को कंपलसरी बना दिया हमने। तो पहले वो केवल सुझाव था, फिर हमने उसको बना दिया कानून। तो आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक जो भी चीजें हैं ना वो केवल सुझाव के रूप में आप लोगों की, ये याद रखेंगे आप लोग। ये कंसेप्ट हमने कौन से देश से लिया था, कहाँ से लिया था, ये बता दीजिए आप लोग मुझे, कहाँ से लिया गया था ये आप लोगों का? देश का नाम बताओ आप लोग, कौन सा देश है जहां से हमने उधार लिया है। इसी के अंतर्गत आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि हमारे भारत के अंदर में कल्याणकारी देश बनाने की, हमारे भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने की बात की गई है, ठीक है। ओके, तो कहां पर में कहां से लिया गया है हम लोगों ने? आयरलैंड से लिया है, आयरलैंड के संविधान से, इसको ये याद रखेंगे आप लोग। कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट बनाने की बात की गई है भारत को हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में, इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाग नंबर 4 में है और राज्य के निर्देशक तत्व जो है ये आपके आर्टिकल नंबर 36 से 51 के अंदर में दिए गए हैं। ये पूरे 25 के 25 पार्ट्स आप लोग देख सकते हो। निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता? आप लोगों को एक बात पता है, हमारे भारत के अंदर में, हमारे भारत के संविधान के अंदर में 25 पार्ट तो है ही है, साथ ही साथ कुछ लिस्ट भी दी गई है। कितनी लिस्ट है? 12 लिस्ट भी दी गई है, लास्ट में जोड़ दी गई है। लास्ट में हमारे संविधान के अंदर में 12 लिस्ट जोड़ी गई है, ठीक है, जिसको हम लोग अनुसूची या शेड्यूल कहते हैं। 12 अनुसूची है, 12, ठीक है, शेड्यूल्स है हमारे इसमें, शेड्यूल्स या अनुसूचियां, ठीक है, अनुसूचियां, ठीक है, जिसमें से आपकी जो 7वें नंबर की जो अनुसूची है, 7वें नंबर का जो शेड्यूल है, मतलब अनुसूची 7वें नंबर की, उसके अनुसार भारत के संविधान, भारत में जितने भी काम होंगे वो 3 पार्ट में बांटे गए हैं। एक है केंद्र सरकार के काम, एक राज्य सरकार के, और जो दोनों मिलकर कर सकते हैं उसको समवर्ती बोला जाता है, कॉन्करेंट, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। तो आप लोगों का इनमें से कौन सा वाला जो है वो संघ सूची या केंद्र सूची के अंदर में नहीं आता है? नहीं आता है ये बोला गया है। फॉरेस्ट, पोस्ट, बैंकिंग, सिटीजनशिप, बताइए कौन सा वाला नहीं आता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग बोल रहे सिटीजनशिप, अरे भाई सिटीजनशिप लेनी है तो राज्य के पास जाते हो क्या आप, क्या कि केंद्र सरकार के पास जाते हो? केंद्र सरकार के पास जाते हो नागरिकता के लिए आप लोग। बैंकिंग जितना भी है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है, बैंकिंग की सुविधा है, और इवन करेंसी वगैरह जितना भी है सब केंद्र सरकार, डाक, पोस्ट, ठीक है, केंद्र सरकार के अधीन आती है। वही अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स इसकी, फॉरेस्ट की, पहले ये राज्य के अंदर में आता था, अब ये समवर्ती सूची में आता है, और समवर्ती सूची को मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं कॉन्करेंट लिस्ट, ये याद रखना है आप लोगों ने, कॉन्करेंट। तो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, केंद्र की सूची में नहीं आता, वो कॉन्करेंट में आता है। कॉन्करेंट का मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों उस पर कानून बना सकती है, दोनों के दोनों इस पर कानून बना सकते हैं, ये इसका मतलब होता है। ओके, संघ सूची में नहीं आते, ठीक है, फॉरेस्ट वाले विषय। इवन एजुकेशन किस में आता है ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके। जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी से इस सेशन को लाइक कर देंगे आप लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, ताकि आप लोग जो है
मुझे मोटिवेट कर सके, पूरी टीम को मोटिवेट कर सके कि ऐसे ही आप लोगों के लिए पूरा एनर्जी के साथ में यहाँ पर हम पढ़ा सके। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप देख सकते हो कि 97 जो विषय आप लोगों के, ठीक है, ओरिजिनली संविधान के अंदर में, जो कि बढ़ाकर अब 100 कर दिए गए हैं, उसमें डिफेंस आता है, आर्मी, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, पोर्ट्स, रेलवेज, ये सारी की सारी चीजें यूनियन लिस्ट में, संघ सूची में केंद्र सरकार की, ठीक है। पब्लिक ऑर्डर, मतलब कि सारी की सारी चीज़ें सही चीज़ें रहे, कोई दंगा फसाद वगैरह ना हो। पुलिस, पब्लिक हेल्थ, सैनिटाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, सैनिटाइजेशन पूछा था एक बार, ठीक है। हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, ये सारी की सारी जो है आप लोगों की स्टेट लिस्ट में आती है। एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, ये सारे के सारे आप लोगों के कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। 1909 में पारित मॉर्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है, 1909 में जो आया था, 1909 के अंदर में। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, 1909 के अंदर में लॉर्ड मॉर्ले भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। भारत के वायसराय, वायसरॉय, ठीक है, वायसरॉय। और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत के मामलों के मंत्री, ब्रिटेन के अंदर में रहते थे, इंग्लैंड के अंदर में लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड मॉर्ले, और मिंटो जो है भारत के वायसराय थे। दोनों ने मिलकर एक कानून बनाया था, ठीक है। इस कानून को आप लोग 1909 का काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1909 बोलते हो आप लोग, प्यार से इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोला जाता है, ठीक है। ओके, तो मॉर्ले और मिंटो ने मिलकर बनाया था, इस वजह से मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बोलते हैं इसको। इसका मेन उद्देश्य क्या था? टू ब्रिंग वुमेन इनटू पॉलिटिक्स, महिलाओं को राजनीति में लाना। ऐसा कुछ भी महिलाओं के लिए उन्होंने नहीं किया था इन्होंने, ठीक है। प्रिपेयरिंग फॉर कोऑपरेशन इन वर्ल्ड वॉर, अरे वर्ल्ड वॉर तो 1914 में हुआ, पहले से ही कहा से अभी वर्ल्ड वॉर पे भी तो पता भी नहीं था वर्ल्ड वॉर होने वाला है करके, तो इसमें भी कोई ये नहीं है, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, ठीक है, और यहां पर में था असेंबली में भारतीयों की भागीदारी में वृद्धि। तो आप लोगों का क्या आंसर होगा यहां पर में? तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने याद रखना है, इसके जरिए सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम लाया गया। जो मुस्लिम्स थे उनको कुछ सीटों पर रिजर्वेशन दे दिया गया, और ऐसा नहीं कि मुस्लिम्स से उनको प्यार था इस वजह से दिया। इट्स जस्ट लाइक कि सासू माँ जो है अपनी दो बहुओं को लड़ा रही है, छोटी बहू से ज्यादा प्यार कर रही है, आ मेरी बच्ची, ठीक है, कितनी प्यारी चाय बनाई तूने, ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा ना नमक ज्यादा हो गया, बाकी तू बहुत अच्छी चाय बनाती है, ठीक है, थोड़ा नमक कम डाला कर इसके अंदर में बस। तो अपनी छोटी बहू को ज्यादा प्यार करना ताकि बड़ी बहू को जलाया जा सके, उसको अलग थलग किया जा सके, दोनों में दरार डाली जा सके। तो जस्ट लाइक दैट कि मुस्लिम्स को यहाँ पर में सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया इनके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, ताकि दोनों में फूट पड़ सके। तो सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचक प्रणाली लागू की गई थी इसके अंदर में, और इसका जनक माना जाता है ये लॉर्ड मिंटो को, इसको। तो भारत में सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम का जनक किसको माना जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आंसर में क्या लगाओगे आप लोग? ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम का, पृथक निर्वाचक मंडल का, ठीक है, पृथक निर्वाचक मंडल का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को माना जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। चलिए, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के अंदर में काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी। जो मॉडरेट्स लोग थे उन लोगों को अपीस करना था, ब्रिटिशर्स जो थे वो चाहते थे कि फूट डालकर राज करें ये लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है? वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है यहाँ पर में, ठीक है, वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है। सर बीपीएससी बैच लिए थे और एस्टेट पेपर 1 में बहुत काम आया, थैंक यू सो मच सर, प्लीज़ आप फिर से बीपीएससी टीजीटी कोर्स लाइए सर जी। अमृता रानी जी बिल्कुल बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं, होपफुली शायद से 2 या 3 दिन के अंदर में, क्योंकि काफ़ी सारे कॉल्स आ रहे। कल जो कॉलिंग थी वो ऑफिस के अंदर में ही मैं काफ़ी देर तक रुका हुआ था, तो ऑफिस में मैंने कल इवन एक पर्सन थे यार, आई थिंक पिंकी नाम था उनका, जो जिन्होंने इकोनॉमिक्स के लिए कॉल किया था, फिर मैंने उनको इकोनॉमिक्स वाली बुक भी भेजी। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बता दूं, जो मैंने बुक उनको भेजी है ना, वो मैं ऐप के ऊपर में भी अपलोड कर दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लोग जाके पढ़ सकते हो वहाँ से, ठीक है। ऐप के ऊपर में भी अपलोड कर दे रहा हूँ सारे बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। इकोनॉमिक्स वाली बुक है, पूरे उसके अंदर में अलग अलग एग्जाम्स के अंदर में जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो सारे के सारे क्वेश्चन उसके अंदर में है, जिसमें से 6 क्वेश्चन पेपर है उसमें विथ एक्सप्लेनेशन, जिसमें से 5 बाइलिंगुअल है। तो आप लोग जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी उसका फायदा उठा सकते हैं। चलिए, तो आर्टिकल नंबर 360 जो है फ्रेंड्स, ये आपका वित्तीय आपातकाल से डील करता है। आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356, ठीक है, 356 और आर्टिकल नंबर 360, ये 3 इमरजेंसी है भारत के अंदर में। ये है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, नेशनल लेवल की इमरजेंसी। जल्दी जल्दी से लिखो, ये है आपका राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। ये राज्य में लगाया जाता है, किसी भी राज्य के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने, राज्य के अंदर में लगाया जाता है। और ये जो है आपका आर्टिकल नंबर 360, ये है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, ठीक है। अगर ये कभी लगता है तो जितने भी सिविल सर्वेंट है, जितने भी सरकारी लोग हैं,
इवन जजेस जो है उन लोगों की सबकी सैलरी जो है वो घटाई जा सकती है जब तक के हालात ठीक ना हो जाए, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो जाए। लेकिन भगवान का शुक्र है कि अब तक हमारे भारत में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी, अब तक कभी भी नहीं लगी है। ठीक है, आज तक एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। ठीक है, तो 360 कभी ना लगे भाई, इतने बुरे दिन ना आए हमारे कभी। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख सकते हो आप लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स, तीनों के तीनों आप लोगों को दिया गया है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन जो राज्य में लगता है उसके बारे में बात करता है। और अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपातकाल के बारे में बात करता है। एक छोटी सी बात बताऊं मैं आप लोगों को, एकदम बहुत छोटी सी बात, अगर आप लोग कभी इसको शायद याद रख पाए तो हो सकता है आप लोगों को कभी काम आ जाए। ठीक है, मैं बताना चाहूंगा आपको, आर्टिकल नंबर 300, ठीक है, 59, ठीक है, 359, इसके तहत राष्ट्रपति अगर चाहे आपातकाल के समय में, राष्ट्रीय आपातकाल के समय में राष्ट्रपति फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकता है। ठीक है, निलंबित कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, सस्पेंड। ओके, तो मैंने आप लोगों को याद होगा एक बार पढ़ाया था कि फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करने का अधिकार किसके पास में है? मूलभूत अधिकार को सस्पेंड करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास में है। और राष्ट्रपति के पास ये अधिकार कहां से आया? आर्टिकल नंबर 359 के तहत से आया है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। देखो हल्का सा हम लोगों ने यहाँ पर में जो है एक बहुत ही प्यारा सा हमारी डिश बनी थी 352, 56 और 60 की, उसमें 359 का नमक भी हम लोगों ने यहाँ पर में डाल दिया अच्छे से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना 359 वाला, कि भाई राष्ट्रपति के पास में ये अधिकार है कि वो फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकता है। याद रखोगे आप सभी लोग? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद के अंदर में कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाना आवश्यक है? जब भारत का राष्ट्रपति मान लीजिए कि संविधान के खिलाफ जाके काम कर रहा है, सारा का सारा काम वो संविधान के विरुद्ध जाकर कर रहा है और उसको हटाना है हमने, तो भारत के संविधान में उसके बारे में बताया गया है कि कैसे उसको हटाया जा सकता है। तो भारत के संविधान में क्या बताया गया है, कैसे हटाया जा सकता है उसको, और कौन सा आर्टिकल है जो इसके बारे में बात करता है, ये आप लोगों ने बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है कि क्या कहा जाता है और आर्टिकल भी। तो राष्ट्रपति को जब भी आपने हटाना है, ठीक है, तो आपको उसको हटाने के लिए, ठीक है, इम्पीचमेंट, महाभियोग का प्रस्ताव लाना पड़ेगा। महाभियोग का प्रस्ताव, महाभियोग इसको बोला जाता है। ठीक है, महाभियोग प्रस्ताव उसको बोलते हैं आप लोग। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आर्टिकल नंबर 61 के अंदर में ये बात बोली गई है, आर्टिकल नंबर 61 के अंदर में। तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप लोग। आर्टिकल नंबर 61 में कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति संसद के खिलाफ, देखो एक ही काम के लिए उसको हटाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति ने जो है अपनी उसका जो है अफेयर चल रहा था, ठीक है, उसकी पत्नी ने उसको पकड़ लिया, उसकी बहुत पिटाई की, आप लोगों को भी लगा यार नहीं ये तो बहुत गलत काम कर रहा है यार ये राष्ट्रपति, तो ठीक है इसको हटा दो करके। नहीं, आप उस काम के लिए नहीं उसको हटा सकते, केवल और केवल संविधान का उल्लंघन करने पर हटा सकते हैं आप। केवल और केवल संविधान, अगर उसने संविधान के खिलाफ जाकर काम किया है तो आप उसको हटा सकते हो, अदरवाइज आप उसको नहीं हटा सकते। ये याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, गर्लफ्रेंड वाला नहीं आया है कि उसका अफेयर चल रहा था वो वाला नहीं, कि कारण क्या हो सकता है कि क्यों हटाया जा सकता है उसको। केवल और केवल संविधान का उल्लंघन करने पर, संविधान विरोधी काम करने पर ही उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, और वो भी कैसे? महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा, जो कि बहुत लंबी है, आज तक एक भी राष्ट्रपति को हम लोग नहीं हटा पाए हैं। ठीक है, मतलब हटाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उन्होंने ऐसा कुछ हरकत की भी नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये आर्टिकल नंबर 61 महाभियोग, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर में पूछे जाते हैं ये छोटे छोटे से पॉइंट्स, प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। ठीक है, तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कहीं पे भी शुरू की जा सकती है, चाहे लोकसभा में लेकर आ जाओ पहले, चाहे राज्यसभा में लेकर आ जाओ। ठीक है, तो लोकसभा में भी लाया जा सकता है ये प्रस्ताव, राज्यसभा में भी, दोनों से इसको स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ता है। लेकिन हाँ, एक चीज आपको बता दूं कि राष्ट्रपति को पहले 14 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए कि आपको राष्ट्रपति को हटाना है, तो पहले राष्ट्रपति को बोलना पड़ेगा 14 दिन पहले जाकर कि देखो भाई, ठीक है, हम तुमको हटाने वाले हैं, जो भी स्पीच तैयार करनी है तुम कर लो करके। तो 14 दिन का पहले एडवांस नोटिस देना पड़ता है महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने से पहले। कितने दिन पहले देना पड़ता है? 14 दिन पहले। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, 14 दिन पहले जो है वो एडवांस नोटिस देना पड़ता है, इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, सभी लोग लिखेंगे 14 दिन पहले, लिख दो क्योंकि एग्जाम में आ चुका है ये ऑलरेडी आप लोगों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि आर्टिकल नंबर 61 के अंदर में ये बात आप लोगों की गई है, और 14 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ता है, और 2/3 स्पेशल मेजोरिटी से उसको पास करना पड़ेगा आप लोगों को, दोनों सदनों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर में हमारे
देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि जितने भी बच्चे हैं वो कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर के ऊपर में अगर आप लोग टीचिंग परीक्षा के कोर्सेज के साथ में जुड़ना चाहते हो आप लोग, तो 30% जो है फ्लैट ऑफर चल रहा है। काफ़ी सारे बच्चों ने इसका लाभ उठा लिया है अब तक। आप देख भी रहे होंगे कि काफ़ी सारे बच्चे इवन जो DSSB TGT बैच है या अलग अलग जो बैचेस है उसके अंदर में पढ़ना स्टार्ट भी कर दिया उन्होंने। जो अभी रिसेंटली न्यू वाली बैचेस स्टार्ट हुई है आपकी, DSSB PRT की भी स्टार्ट हो चुकी है, DSSB TGT SST की स्टार्ट हो चुकी है, यूपी टेट सुपर टेट की बैचेस चल रही है। तो जितने भी बच्चे हैं फ्रेंड्स वो यहाँ पर में इसमें एनरोल कर सकते हैं। कृष्णा 30 एक कोड है आपका, अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपको फ्लैट 30% ऑफ मिल जाएगा। 30% आप लोगों को डिस्काउंट यहाँ पर में मिल जाएगा इसके ऊपर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में आपको बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला आर्टिकल है ये आपका। बताइए जल्दी जल्दी इसका आंसर क्या होगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स अगर मैं आपको बताऊं कि भारत के संविधान के अंदर में आर्टिकल नंबर 23 और 24, प्लीज इसको याद रख लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है आजकल। एग्जामिनर ने शायद जो है इस क्वेश्चन को गोद ले लिए है, काफी सारे एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल नंबर 23 और 24 है आप लोगों का। आर्टिकल नंबर 23 में बोला गया है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंसानों की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती, इंसानों से जबरन मजदूरी, बलात् मजदूरी उनसे नहीं कराई जा सकती, जबरदस्ती मजदूरी नहीं कराई जा सकती किसी भी इंसान से। और आर्टिकल नंबर 24 बोलता है कि 14 साल से अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसको हानिकारक जगहों के ऊपर में मजदूरी नहीं करवाई जा सकती, बाल मजदूरी के ऊपर में प्रतिबंध लगाता है। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आपका। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 23 और 24 ये याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, पीजीटी में हो जाएगा सर तो हम आपसे मिलने आएंगे ज़रूर आपके घर पे। जी बिल्कुल आइए पीयू जी, और सभी लोग जितने भी लोग हैं आप लोग ज़रूर आइए, आप लोगों का स्वागत है। बाकी फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पर, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली एक चीज़ है जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करनी है। जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड। एक चीज़ है जो मैंने आप लोगों को बतानी है कि आप लोगों का जैसे ही ये लेक्चर हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, जैसे ही ये लेक्चर आप लोगों का हो जाता है उस लेक्चर के बाद में आप लोगों के लिए, ठीक है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला वीडियो डाला है मैंने। ठीक है, आप लोगों के लिए इस लेक्चर के बाद में। तो आई होप आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखोगे फ्रेंड्स। आप लोगों का जस्ट अ सेकेंड। थोड़ा सा ये हैंग हो गया है आई थिंक स्मार्ट बोर्ड। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों का स्टोरी टाइम, जस्ट इस वीडियो के बाद में आप लोग जो है टीचिंग परीक्षा के चैनल के ऊपर में जाकर आप लोग क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, आप लोग जो एक स्टोरी है वो देख सकते हो। मैं आपको बता दूं कैसे आप लोगों ने देखना है। आप लोग जाओगे यूट्यूब के ऊपर में, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर में आप लोग जाइए। यूट्यूब के ऊपर में आप यूट्यूब के टीचिंग परीक्षा जो चैनल है उसके ऊपर में जा सकते हो आप लोग। मैं डायरेक्टली यहाँ पर मैं गूगल सर्च कर लेता हूँ ताकि कोई कॉपीराइट वगैरह वाला इशू ना आए। ठीक है, हम लोग चले गए यहाँ पर मैं टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल के ऊपर में। यूट्यूब चैनल के ऊपर में जाकर आप लोग क्या करोगे फ्रेंड्स, ये वीडियो वाले सेक्शन में आप लोग जाओगे, वीडियो वाले सेक्शन में। और वीडियो वाले सेक्शन के अंदर में आप लोग देखोगे फ्रेंड्स, एक अभी आपके लिए कहानी डाली गई है, बहुत ही सुंदर सी एक कहानी है जो मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो ये कहानी को आप लोग ज़रूर देखिए, अभी के अभी जाइए आप सभी के सभी लोग और इस कहानी को ज़रूर देखिए। मुझे बताना कि आप लोगों को कैसी लगी इस वीडियो, उस वीडियो के कमेंट में, और इस वीडियो में भी आकर आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसी लगी, ताकि मुझे पता चल सके कि क्या मैंने आप लोगों के लिए और ऐसे इस तरीके के वीडियोस बनाने हैं। तो सभी लोग जाइए ज़रूर देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके भी ज़रूर बताना मुझे कि आप लोगों को वो वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। और मैं इंतज़ार करूंगा इस वीडियो के नीचे में भी आपके कमेंट्स का और उस वीडियो में भी। तब तक जो है फ्रेंड्स, जितने भी लोग यहाँ पर मैं टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि स्पेशल लिमिटेड टाइम ऑफर आप लोगों के लिए चल रहा है कृष्णा 30 वाला। तो इसका भी आप लोग लाभ उठा सकते हो, काफ़ी सारे बच्चे उठा चुके हैं, आप लोग भी यहाँ पर में इसका लाभ उठा सकते हो। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय। जितने भी लोग ये पूछ रहे हैं कि सर कैसे कॉन्टैक्ट कैसे करें, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहूँगा कि आप लोग जो है सिंपली फ्रेंड्स, एक नंबर है 7611101101, इस नंबर पे 7611 101 इस नंबर पे, या फिर 9697888888
444, इस नंबर पे भी आप लोग कॉल कर सकते हो, 96 97 888 444, इस नंबर के ऊपर में, इन दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय।